जी के वेब टीवी के सारे नाज़रीन को ज़ुबैर कुरैशी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज एक मरतबा फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जम्मू कश्मीर की एक मोअतबर शख्सियत, कश्मीरी उर्दू और हिंदी अदब का एक मोअतबर नाम, जिन्होंने अपनी तख्लीक़ात के तवस्सुत से हज़ारों लोगों के दिलों के साथ साथ अदबी दुनिया में एक मुनफरद शनाख्त कायम की है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, मेरी मुराद है उर्दू, कश्मीरी और हिंदी के नामवर अदीब, शायर और मुहक्किक और मारूफ ब्रॉडकास्टर जनाब सतीश विमल से। विमल साहब, आपका प्रोग्राम में इस्तकबाल के बाद मैं आगाज़ में ही आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके से जहाँ से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ से रेडियो कश्मीर के सफ़र के दौरान सर सतीश विमल अदबी दुनिया से कब मुतारिफ़ होते हैं? अदबी दुनिया कहें तो गली मोहल्ले की दुनिया से तो मैं स्कूल के दिनों में ही मुतारिफ़ हुआ था। त्राल का एक छोटा सा गांव है बूस, जहां मैं जन्मा हूं, पला बड़ा हूं। वहाँ के लोगों का बड़ा रोल है इसमें, जो आसपास की आबादी है, जो मोहल्ले वाले हैं, जो गांव वाले हैं। मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए, आज भी महसूस होती है, फ़ख्र महसूस होता है कि मैं उसी इलाके से हूँ जहाँ ज़हनी ज़रख़ेज़ियत बहुत ज़्यादा है। तो एक तरगीब मिली वहाँ से कुछ सोचने की और फिर टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ों में बयान करने की। हमारे मोहल्ले में एक थिएटर होता था, छोटा सा नुक्कड़ टाइप के थिएटर करते थे हम। मोहल्ले में किसी की शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए बाहर से पार्टियां लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम मोहल्ले के नौजवान जो हैं छोटा सा ग्रुप ऑर्गेनाइज़ करके या ड्रामा करेंगे या कोई नाच गाने का प्रोग्राम करेंगे। ना मुझे गाना आता था, ना नाचना आता था। हाँ, थिएटर में मैं लिखने का काम करता था, अच्छा एक्टर भी नहीं था। तो छोटे छोटे ड्रामों से शुरुआत हुई जो मैंने वहाँ लिखी, और उसको वहाँ लोकली पज़ीराई मिली, क्योंकि वही ऑडियंस थी जो मेरी नज़र में थी, जो मेरे आसपास के दोस्त थे, फैमिली के लोग थे, मोहल्ले के लोग थे। हिम्मत बढ़ी। शायरी तो मैं लिखता रहा उन्हीं ज़माने से, छोटे छोटे गीत बांधता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी को दिखाऊं, बताऊं। उन्हीं थिएटर्स में और छोटे छोटे गांव के प्रोग्राम्स में मेरे गाने जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते थे। कोई सिंगर गा लेता था तो उसकी उतनी ही उम्र होती थी, उस छोटी सी महफ़िल तक ही महदूद रहती थी। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे याद है हाई स्कूल में पहली बार मैंने अंग्रेज़ी में लिखी हुई एक टूटी फूटी नज़्म जो है वो अपने टीचर को दिखा दी। उनका मुझ पे बड़ा एहसान है। मोहम्मद शाबान मीर है उनका नाम। मैं बार बार उनका नाम लेता हूँ जहाँ भी बात करता हूँ। उनके बड़े एहसानात हैं। उन्होंने टीचर होने के साथ साथ एक दोस्त की तरह रहबरी की, एक ऐसे साथी की तरह रहबरी की जो आपका केयर भी करता है, आपको रास्ता भी दिखाता है। और वो रवायती टीचर जो उस ज़माने के होते थे वैसे नहीं थे। जो कॉन्सेप्ट आज टीचर का देते हैं वो हमने तब देखा है जब हाई स्कूल में उनसे पढ़ा करते थे। उन्होंने जब वो नज़्म देखी तो कहा कि इसमें कुछ चीज़ें मैं बदल लूँ। तो मैं तो डर गया। मैंने कहा कि ये तो सब काट देंगे अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, दूसरे किसी आदमी से सर्टिफिकेट लिया नहीं था, राय नहीं ली थी कि मुझे लिखना आता है कि नहीं। उन्होंने फिर थोड़ा कुछ चेंजेस करके उसको संवारा, क्योंकि वो अंग्रेज़ी के मास्टर थे। तो वो एक तहरीक बनी कि शायद मैं लिख सकता हूँ अंग्रेज़ी से शुरुआत करके। और मैंने हिंदी के कुछ गाने वाने लिखे थे तब तक। फिर आगे बढ़ता हुआ यूनिवर्सिटी तक जब आया तो तब थोड़ी सी हिम्मत बंध गई थी। और मोहम्मद अयूब प्रेमी कश्मीर यूनिवर्सिटी में डीएन आर्ट्स हुआ करते थे, उनको जब दिखाई तो उन्होंने मेरी वो 5-6 फाइल्स में कलाम पड़ा हुआ था वो उनको दिया। उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सुना पाता। मैं बड़ा शर्मीला था, 2 लोगों के सामने बात करते हुए डरता था। पहले आंसू आते थे, फिर लफ्ज़ निकलते थे। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, आप खुद पढ़िए। फिर मैं 4-5 महीने के बाद उनसे दोबारा मिल पाया, क्योंकि हालात ख़राब हो गए कश्मीर में। तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी फ़ाइल दे दी। फ़ाइल क्या थी कि 30 पोएम्स छोटी बड़ी उन्होंने अलग कर दी थी,
कहा कि ये तुम्हारे उन सारी फाइल्स का चरबा है। इतना निकल गया। कुछ पोएम्स को मैंने संवारा है, नोक पलक ठीक की है और एक फॉरवर्ड लिखा हुआ है, एक पब्लिशर को भेजा है, ये छप के आएगा, तुम्हारा पता भी दिया है, तुम्हारे पते पे कुछ किताबें वो भेज देगा, ठीक है। उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई, माइग्रेशन हो गई, वो यहाँ से निकल गए। फिर पता चला कि वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उनका ये एहसान है कि उन्होंने मुझे हिंदी दुनिया के साथ मुतारिफ़ किया। वो किताब जो है वो मुंबई में हरिवंश राय बच्चन जी ने रिलीज़ की। फिर आचार्य शशिकर जैसे लोग, गोपाल दास नीरज जैसे जो फिल्मी दुनिया के बड़े गीतकार हुआ करते थे, उन्होंने मेरी शायरी पे लिखा। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी उन दिनों। एक छोटा सा गांव का, मैं उसे पहाड़ी बच्चा कह सकता हूँ, एक दूर दराज के गांव से निकला हुआ, जिसे कोई एक्सपोजर नहीं है इल्म का, इसके अलावा कि कुछ किताबें घर में पड़ी थीं जिनको मैं पढ़ता था। बाकी जो दुनिया में कहाँ जाना है, क्या करना है, ये एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था। उसके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इंट्रोडक्शन के तौर पर मिल जाए तो हिम्मत हुई। उसके बाद छोटा थोड़ा लिखता रहा और आप जैसे लोग सुनते रहे और आज कह रहे हैं कि मैंने कुछ लिखा है। मुझे अच्छा लगता है ये जान के। फिर इनकिसारी का एहसास भी होता है कि मैंने इतना क्या कमाल कर दिया है। ऊपर वाले का करम है कि आप जैसे लोग मुझे मानते हैं, नहीं तो मैं तो कोशिश ही करता हूँ अपनी तरफ से। सर, तब से लेकर अभी तक मतलब रेडियो कश्मीर से बहुत से मुअत्तबर नाम जो हैं वो वाबस्ता रहे हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप किन से मुतासिर किसी से भी हुए? नहीं। मैं जब रेडियो आया उससे पहले रेडियो बहुत सुनता था, क्योंकि घर में रेडियो ही एक मीडियम था जो हमें एंटरटेन करता रहा था बचपन से लेके बड़ा होने तक। कुछ ड्रामा के लोग अच्छे लगते थे, कुछ अच्छी अच्छी आवाज़ें थी, बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें थी, अच्छे अच्छे प्रोग्राम थे जो आज भी मेरे जहन पे नक्श हैं। वो एक तरबियत गाह थी रेडियो। लेकिन हाँ, मैं किसी को कॉपी करके आगे बढ़ना चाहता था इस मैदान में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं एक ब्रॉडकास्टिंग एक फॉर्मेलिटी स्पीच जैसा है कि जैसे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ऐसे बात करने का रिवाज तो रेडियो पे था नहीं। पहले आपको थोड़ा सा गला मोटा करके बताना है और फिर थोड़ा सा स्टाइल से बोलना है, और जैसे आप आम ज़िंदगी में बात कर रहे होते हैं वैसे आपने नहीं बोलना है। सो मुझे लगता था कि ये थोड़ा सा आर्टिफिशियलिटी है। ये पता नहीं क्यों अंदर का आर्टिस्ट मानता नहीं था। मैं कहता था कि नेचुरल एक्टिंग जो है, जो क्योंकि मैं आर्ट फिल्में बहुत देखा करता था अपने कॉलेज के दिनों में, बड़ा मुतासिर हो गया था मैं उन चीज़ों से और थिएटर से। क्योंकि थिएटर में जो है ना, आर्टिस्ट अपने असली रंग में दिखता है। वहाँ पे आपकी जो आर्टिफिशियलिटी है उसको आपको शन करना है। यू हैव टू एंटर इनटू द रियल दैट कैरेक्टर। तो मुझे लगता था कि मैं रेडियो पे अगर कभी आऊँगा, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था रेडियो में नौकरी लगेगी। रेडियो में आता था शायरी अपनी रिकॉर्ड करवाने के लिए, अदबी प्रोग्रामों के लिए आता था, स्कूल के दिनों से ही आता था। लेकिन हाँ, रेडियो में नौकरी मिलेगी ये तो ऊपर वाले का करम है। मैंने इसके लिए कोई कोशिश नहीं, और पता भी नहीं था रेडियो में नौकरी लगते कैसे हैं। प्रोग्राम करने के लिए आते तो किसी ने बता दिया, फॉर्म निकले हुए हैं, हमने भर दिया, नौकरी लग गई। तब तक हमने बड़ी नौकरियों के लिए जद्दोजहद की थी। टीचर के लिए कई बार एग्ज़ाम दिए, फेल होते रहे। क्लर्क्स ग्रेड से लेके इंस्पेक्टर और IAS KAS की कोशिशें करते रहे, हर जगह फेल होते रहे। लेकिन यहाँ पे नौकरी लगनी थी। शायद अल्लाह को मंजूर था कि इस आदमी की आवाज़ से इसकी पहचान मुंसलिक करनी है। तो मैं आया तो मैंने वैसे ही बोलना शुरू किया जैसे आम ज़िंदगी में बात करता, और ये लोगों को शायद अच्छा लगा, मुझे पजीराई हुई। कई लोग हैं, मैं अब्दुर्रहमान भट्ट साहब का नाम लेना चाहूँगा। वो रेडियो में एक ऐसे शख्स हैं जो पहले दिन से लेकर के आज के दिन तक हर बार जब भी मैं कुछ गलत सही बोलता हूँ, वो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े प्यार के साथ एनकरेज करने के मूड में, सिखाने के मूड में, या फिर आपको इंस्पायर करने के मूड में आपको पैट देते हैं, तसही करते हैं, आपको समझा देते हैं कि ये कैसे वो कैसे नहीं। ऐसे लोगों
की वजह से भी शायद आपको हिम्मत मिलती है, बस और कुछ खास किया उर्दू नहीं। और कश्मीरी के साथ साथ आप हिंदी में भी तब आजमाई करते हैं और हिंदी साहित्य में आप एक जाने माने कवि तस्लीम किए जाते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कश्मीर के तनाजुर में हिंदी शायरी की क्या सूरत हाल है? अगर बुनियादी तौर पे यहाँ रह रहे लोगों से आपकी मुराद है या आपको कश्मीरी से मुराद है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि ज़्यादातर कश्मीर में जो हिंदी लिखने वाले लोग हैं उनके ज़्यादातर लोग 98% लोग कश्मीर से बाहर रह रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में, दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में कश्मीर के लोग हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है। यहाँ पर भी 2-3 लोग हैं जो हिंदी लिख रहे हैं। नई पीढ़ी बड़ी उम्मीद जताती है हमें। बहुत नए नए अच्छे जो कहते हैं बासलाहियत लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से निकल कर के हिंदी लिखने की उस शुरुआती दौर में हैं, लेकिन उनकी राइटिंग्स में बड़ी उम्मीद दिखती है हमको। क्योंकि मैं मानता हूँ कुल्हुम तौर पे जो हमारी नई पीढ़ी है, चाहे वो हिंदी में लिखती है, उर्दू में लिखती है, कश्मीरी में लिखती है, वो किसी सूरत में भी पुराने लोगों से या जो मेन स्ट्रीम का अदबी मय्यार मुतय्यन हुआ है उससे किसी सूरत में भी कमतर नहीं है। वो हमारी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं और हमारी उम्मीद से बहुत आगे बढ़ कर के वो हाल ही में आपकी सामने आ रहे तहरीर हैं। करदा डायरी जो है वो मंजर आम पर आई, अगरचे कश्मीरी अदब में इस तरह के तजुर्बात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। आपके जहन में डायरी लिखने की, और वो भी कश्मीरी में डायरी लिखने की वजह क्या रही? कुछ मनसूबाबंदी नहीं थी। डायरी लिखने का बचपन से ही एक ख्याल है। मैंने इस किताब के दीबाचे में लिखा हुआ है कि मैं अपने दादाजी को डायरी लिखते हुए देखता था। उसमें ये भी होता था कि आज दूध वाले ने 1 किलो दूध दिया, दूध वाला आया नहीं, आज बाग में जाकर के शाख तराशी का काम भी करना है, और साथ में ये कि शेक्सपियर ने ये कहा है। ये पढ़ने के बाद मेरे मन में जो तासुरात उठे वो इस तरह के हैं। वो अजीब तरह की डायरी होती थी, मेरे पास मौजूद हैं उनकी डायरीज़ अभी भी। तो मैं भी जब वो पढ़ता था, कभी चोरी छुपे, कभी रख के, जब वो गुज़र गए, हमको छोड़ के चले गए, मैं छोटा ही था, तो मैंने वो सारी चीज़ें अपने पास समेट ली। फिर मैंने बहुत प्यार से पढ़ी उन डायरीज़ को। उसके बाद मैंने अमृता प्रीतम की डायरी पढ़ी, रसीदी टिकट, कुछ और चीज़ें मैंने दुनिया भर के कई राइटर्स की डायरीज़ पढ़ी। मुझे लगा ये कि एक बेहतरीन वसीला है अपने आप के साथ बात करने का, जो शायरी में शायद नहीं होता, जो अफसाने में नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ कहीं से और कुछ भी घुस जाता है। खुद के साथ हम कलामी का मुझे बेहतरीन तरीका डायरी लगा। तो फिर कई सारे अदबी मामलात पर ही जो मेरी अपनी राय होती थी, मैं अपने साथ वो शेयर करता था। उसका नतीजा ये हुआ कि डायरी सामने आई। छोटी सी डायरी है ये, उसका भी अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेशन छप के आ चुका है, उर्दू में जाहिद मुख्तार साहब ने तर्जुमा कंप्लीट कर दिया है, हिंदी में तर्जुमा भी प्रेस में है। सो मुझे अच्छा लगता है कि कई सारी चीज़ें जो हैं वो मैं मानता हूँ कि मैं लिखता नहीं हूँ, मुझसे लिखवाया जाता है, या मजबूरी मुझसे लिखवाती है। वो मजबूरी कि जब मैं कुछ और से अपने इजहार को तशफ़ी नहीं दे पाता, तब शायद लिखता हूँ। तो एक मजबूरी है लिखने की, ये मैं ना भी चाहूँ नहीं लिखना है मुझे, तो अंदर से कुछ होगा, अंदर का तख्लीकार मुझसे लिखवाएगा, और मैं जानबूझ के नहीं लिखता। मेरी एक किताब आई अभी हिंदी में, खोए हुए पृष्ठ। खोए हुए पृष्ठ का एक तरीका है, नज़में छोटी सी 100 नज़में हैं, 100 पेज पे 100 नज़में हैं, छोटी छोटी नज़में हैं, और जैसे सूत्रों में बात करते हैं। कश्मीर में ये बहुत पुरानी रिवायत रही है, यहाँ पे सूत्र काव्य संस्कृत में बहुत लिखा गया है। छोटे छोटे जैसे आयतें हैं, छोटी छोटी होती है ना, उनका हुजूम कम होता है, लेकिन उसके अंदर जो बात जाती है वो कहीं भी अजीब तरीके से होती है। एक की जैसी होती है, एक चाबी जैसी होती है, वो आपने डाल दी, कुछ और खुल गया, ठीक है ना। दिखता तो ताला है लेकिन अंदर से कमरा खुल जाता है, ठीक है।
इस तरह से बात करने का एक मैंने खूब पढ़ी थी इस तरह की चीज़ें कदीम शरियाती मंजरनामे से लेकर के हमारे अपनी ज़मीन से ही चीज़ें आकर के आई थी। फिर मैंने देखा कि एक लंबा तसलसल है, लिखा ही नहीं गया इस तरह से। ऐसे भी बात हो सकती है क्या? मैं अंदर ही अंदर इतना मुतासिर हो गया था कि मैं ऐसे बात करने लगा, और कुछ दिन के अंदर, मैं कह रहा हूँ 27-28 दिन के अंदर मैंने वो 100 नज़में लिख डाली। मुझे पता नहीं कैसे हो गया, उठा के पब्लिशर को भेज दी, वो छप के आ गई। एक दोस्त के साथ शेयर की, मुश्ताक बर्क साहब के साथ, उन्होंने कुछ दिन के अंदर उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, वो छप के आ गया है। पंजाबी में हो गया है, कश्मीरी में हो गया है, डोगरी में हो गया है, गुजराती में हो रहा है, मराठी में हो रहा है, फ़ारसी में हो रहा है। तो अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके अपने इलाके से ट्रैवल करके दूसरे इलाके तक पहुंच जाती हैं, और फिर कोई लोग आकर के कहते हैं वाह। तो फिर लगता है कि यार आपने अपनी ज़मीन पर कदम रख करके इस ज़मीन से बाहर जा कर के बात पहुंचाई है। तो शायद अदब का जो मकसद होना चाहिए, टू रीच आउट टू होल ऑफ द ह्यूमैनिटी। बिल्कुल सर, जब हम आपका रेडियो से कोई प्रोग्राम सुन रहे होते हैं या किसी तकरीब के दौरान आपको सुनने का मौका मिलता है, और ख़ुसूसन सर जब आप इस्लामी फ़िलासफ़ी की बात कर रहे होते हैं, तो यूँ महसूस होता है कि कोई बड़ा आलिम दीन बात कर रहा है। इस्लामी फ़िलासफ़ी से आप कैसे मुतासर हुए? फ़िलासफ़ी से नहीं, स्पिरिट से। स्पिरिट ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, रूह से। मैं शुरुआती दिनों में कुछ ही शौक़ थे। मैं बच्चों की तरह खेलने नहीं जाता था, ज़्यादा फील्ड में नहीं होता था, किताबों के साथ होता था। जब बच्चों के खेलने की उम्र होती है, मैं किताबों के साथ गुजारता था। और किताबें क्या? मज़हबियात। बहुत सारे मज़हबी के उलूम जो हैं वो पढ़ने का बचपन से शौक़ था। तब कितनी समझ आती थी, लेकिन किताबें पलटता रहता था। मैंने हिंदुइज़्म की सारी बड़ी बड़ी कुतुब पढ़ी हैं, वेद, उपनिषद, संहिताएं और क्या क्या नहीं। और उसके बाद मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, उसके बाद इस्लाम पढ़ा, और उसके डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़े, अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ा, कुरान की तफासिर पढ़ी। और हर जगह मैं आलिमों के पास पढ़ने नहीं गया साहब। एक ख़ास बात यह है, मैं आबिदों के पास पढ़ने गया, मैं आरिफों के पास पढ़ने गया। वो किसी मकतब में नहीं होते थे, वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होते थे, वो किसी मिंबर पे नहीं मिले मुझे। वो मिले तो मुझे किसी सड़क पे मिले, वो मिले तो किसी खलवत कदे में मिले। तो अजीब तरह के उन लोगों ने जो चाबियां दे करके वो कमरे खोल दिए ना मेरे लिए, कि रूहानियत जो है ना, वो कोड को सही ढंग से जब आश्कार करती है, सरहदें मिट जाती हैं। तभी जो लोग आरिफ होते हैं, तभी वो लोग जो कलंदर होते हैं, उन लोगों के लिए हदबंदियां नहीं होती। आप आलिम के पास बैठिए, वो आपको हद समझाएगा। कलंदर के पास जाइए, वो आपको हदें मिटा करके सामने नज़ारे दिखाएगा। तो इस तरह से मैंने हाँ इस्लामिक स्टडीज़ भी पढ़ी हैं, की हैं, रादर स्टडीज़ की हैं, और अभी भी तालिब इल्म हूँ, दुनिया का तालिब इल्म हूँ। वसीले अलग अलग हैं। और आपने इस्लामिक फ़लसफ़े को देखा होगा, खुद भी जाना होगा। रोशनी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय या मिनज़्ज़ुल्माति इलन नूर का चीज़ जो है ना, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने का मकसद है ये, बस और कुछ नहीं है। और ये अंधेरा भी अपने अंदर है, रोशनी भी अपने अंदर है। ये सफ़र अंदर का है। इसमें बाहर की हदबंदियाँ, बाहर के ये वज़ा क़ता, ये सब चीज़ें जो है ना, ये ज़ाहिरी चीज़ें हैं। इनसे हट कर के आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो कई सारी चीज़ें आपके सामने आश्कार हो जाएंगी। फिर आपको यही लगेगा कि ये आदमी इस्लामी फ़लसफ़े पे बात करता है तो वैसी बात करता है, जैसे वैदिक फ़लसफ़े पे बात करता है वैसे ही करता है, सिखों के गुरु ग्रंथ साहब की बात करता है तो वैसे ही करता है, जैसे कि इसका अपना अकीदा इसके साथ जुड़ा हो। मेरा अकीदा उस नूर के साथ जुड़ा हुआ है जो अंधेरे से निकल कर के मुझे पहुंचा देता है हक़ के पास।
जी बिल्कुल सर, आपकी शख्सियत की इतनी जहतें हैं कि हम जितनी भी इन पर बात करें, वक्त हमारे पास हमेशा कम रहेगा, लेकिन हम वक्त के पाबंद हैं। इस प्रोग्राम के दरमियान में आपने चूँकि ये फरमाया कि नई नस्ल से आप काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, उनसे आप मुतमईन हैं। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस नई नस्ल के लिए आपका कोई पैगाम? बस एक ठहराव की ज़रूरत है और एक संजीदगी की ज़रूरत है, वो उसकी कमी है। बाकी मैंने पहले ही कहा कि उनकी सलाहियतों पर मुझे पूरा एतमाद है और फ़ख्र भी है। सिर्फ़ यह है कि अबूरी पजीराई और वाह की पॉलिसी से हट के, क्योंकि ये जो है रियाज़त का काम है। लिखना पढ़ना भी छोटी बात नहीं होती। जैसे एक रियाज, आप किसी पीर के पास जाइएगा, उससे कहिएगा कि मैं आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ, वो एक तस्बीह दे देगा। वही चीज़ जो आपने 1000 बार पढ़ी होगी, आप कहें ये तो मैं पढ़ता रहता हूँ रोज़ ना, ये 10 बार पढ़नी है, सुबह शाम पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, ठीक है। तो एक ठहराव और एक ज़ब्त चाहिए होता है कोई भी चीज़ को, ठीक है, अपने अंदर डालने के लिए। एक भट्टी होती है ना, भट्टी में हम ईंट डाल देते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं, फिर धुआं उठता है, बदबू निकलती है, ये सब सहना होता है, फिर एक पुख्ता ईंट जो है निकल के आ जाती है। वो काम की चीज़ होती है, उससे तामीर होती है। बस ये चीज़ नौजवानों को जहन में रखने की ज़रूरत है। बाकी वो तो आसमान छूने की सलाहियतें रखते हैं। क्या बात है सर, अपने कीमती लम्हात में से हमारे लिए चंद घड़ियाँ निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।